हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सामाजिक विज्ञान के इकाई 3 लोकतांत्रिक राजनीति या नागरिक शास्त्र का 5वां अध्याय जन संघर्ष और आंदोलन इसको लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हाई स्कूल के विभिन्न चैप्टरों से संबंधित हमारे अन्य वीडियोज आ चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के प्ले लिस्ट में जाकर के उसको आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे आपकी कक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक पहुंचते रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे अपने मित्रों को भी अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जन संघर्ष और आंदोलन। इस पाठ में हम लोग चर्चा करेंगे कि जन संघर्ष और आंदोलन क्या होते हैं, ये किस प्रकार की शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं, जन संघर्ष और आंदोलन क्यों उठते हैं और इनके पीछे कौन कौन से संगठन कार्य करते हैं, लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं कि नहीं हैं। इन समस्त बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। जब ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो इसके बाद जब आप अपनी किताब उठा के देखेंगे तो आपको सब कुछ इस पार्ट का जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको फिर किताब के सारे क्वेश्चंस लगेगा कि हमने हाँ सब याद हो गया हमको। इसके बाद जब आप परीक्षा में जाएंगे, परीक्षा में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे इस पार्ट से, कितना भी घुमा दे, आप सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं फिर जन संघर्ष और आंदोलन। जैसा कि आपको बताया गया था इसके पहले जब आपने तीसरा अध्याय पढ़ा था तो उसमें बताया गया था लोकतंत्र और विविधता में कि लोकतंत्र में अनेक प्रकार के समूह पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है, अनेक धर्म जात संप्रदाय के लोग वहाँ रहते हैं। और जहाँ इतने लोग रहेंगे वहाँ पर जो सरकार काम करती है वो सरकार दबाव से मुक्त नहीं होती है। सरकार के ऊपर दबाव होते हैं, सभी समूहों की इच्छाओं की पूर्ति करने का दबाव। जैसे मान लीजिए आपका परिवार है तो आपके परिवार में आपके पापा आपके मुखिया हैं। अब पापा के ऊपर कई तरह से दबाव हैं। तो जैसे घर में भैया हैं, आप हैं, मम्मी आपकी हैं, दादी हैं, दादा हैं, सब लोग रहते हैं साथ में। तो अब घर के मुखिया अगर पापा हैं तो उनके ऊपर कई दबाव रहेगा। आप कहेंगे पापा हमारे जूता नहीं है, फट गया है, लाइए हमारा जूता ले आइए। मम्मी कहेंगी हमको त्यौहार आ रहा है, साड़ी चाहिए। चाचा जी के दादा कहेंगे कि हमारा दवाई ख़त्म हो गया, दवाई लाइए। दीदी कहेंगे हमको लैपटॉप चाहिए, पढ़ाई करना है ऑनलाइन। तो सबकी अलग अलग मांगें होती हैं। अब ये मांग को पूरा करना किसका कार्य होता है? मुखिया का। जो मालिक है वही तो पूरा करेगा। अब पापा मालिक हैं, मालिक होना तो आसान है लेकिन दबाव भी है ना। सबका प्रेशर है, बेटा का प्रेशर, बेटी का प्रेशर, दादा का प्रेशर, पत्नी का प्रेशर। तो अब इन प्रेशरों के बीच में, इन दबावों के बीच में सामंजस्य बनाना मुखिया का कार्य होता है। तो यही चीज़ लोकतंत्र में भी होता है। लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार के समूह अपनी मांगें उठाती हैं और सरकार इनको समाधान करने का, इनकी मांगों का उचित समाधान निकालने का प्रयास करती है। अब मान लीजिए कि आपके पापा आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप क्या करेंगे? रूठ जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे 2-3 दिन। तो ये क्या करना है? ये तरीका जो है कि ना खाना, रूठ जाना, बोलना नहीं, तो ये एक दबाव डालने का उनके ऊपर एक तरीका होता है। मम्मी बात नहीं करेंगी, आज साड़ी नहीं आएगी तो घर में खाना नहीं बनेगा, हाँ रूठ के बैठ गई एक तरफ। तो ये क्या है? ये दबाव डालने का एक तरीका है। अब पापा हैं भाई, अब मम्मी की बात जब दबाव डाली जाता पड़ा कि भाई रूठ जाएंगी तो खाना कौन बनाएगा, तो साड़ी ले आते हैं। ठीक यही चीज़ हमारी शासन व्यवस्था में भी चलती है। जब हमारी शासन व्यवस्था में, लोकतंत्र में, जब लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, जितनी उम्मीद वो सरकार से किए हैं वो नहीं पूरी होती है, तब जाकर के जन संघर्ष और आंदोलन प्रारंभ होता है। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जन संघर्ष या आंदोलन जो है वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था में पाया जाता है। आप समझते चलिए। आप देखिए, शासन व्यवस्था जो है 3 तरह की होती है, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र। तो आप 2 समझिए, राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र जो है
राजा का शासन। पहले ज़माने में जो है वो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनका शासन जो कहलाता है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब एक व्यक्ति का शासन होगा, और वही वहाँ पर जनता को अपने राजा को चुनने का अधिकार नहीं होगा। वही राजा जो है वही कार्यपालिका है, वही कानून बनाएगा, वही कानून का पालन करवाएगा, और कानून तोड़ने वाले को वही दंड देगा। सब कुछ वही है राजा। और लोकतंत्र में क्या होता है, जनता मालिक होती है। लोकतंत्र जनता का शासन होता है, और यहाँ जनता जो है अपने सरकार को चुन सकती है, और 5 साल बाद अगर सरकार सही कार्य नहीं की तो उसको हटा भी सकती है। तो ये शासन, जितने भी ये जनसंघर्ष और आंदोलन, ये हर प्रकार के शासन में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंघर्ष और आंदोलन जो है वो लोकतंत्र में पाए जाते हैं। लिखा है जनसंघर्ष और आंदोलन के लिए सबसे उपयुक्त शासन व्यवस्था कौन सी है, तो लोकतंत्र ही है। ठीक है, लोकतंत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी होती है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति सरकार का विरोध कर सकता है, उसकी नीतियों का विरोध कर सकता है, हड़ताल कर सकता है, धरना दे सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो राजतंत्र में देखने को नहीं मिलेंगी। राजतंत्र में हड़ताल करोगे राजा के विरुद्ध तो गले कटा देगा, लो हड़ताल कर लो। तो वहाँ पर ये अधिकार व्यक्तियों को नहीं मिले होते हैं कि सरकार के खिलाफ विद्रोह करें या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो ये चीज़ें वहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन लोकतंत्र में इसलिए क्योंकि ये जनता का शासन होता है, और यहाँ सबको अधिकार मिले होते हैं, अपनी बात कहने की सबको स्वतंत्रता होती है, इसलिए हमको लोकतंत्र में जनसंघर्ष और आंदोलन अधिक दिखाई देते हैं। ठीक, ये तो क्लियर हो गया कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, लोकतंत्र में पाए। और ये नहीं है कि राजतंत्र में नहीं होगा, राजतंत्र में भी पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ कम देखने को मिलते हैं क्योंकि यह राजा निरंकुश होते हैं। ठीक है, अब पहली चीज़, एक प्रश्न और उठ रहा है कि जनसंघर्ष और आंदोलन होते क्यों हैं। तो जनसंघर्ष और आंदोलन किसी भी देश में हो 3 तरीके से होते हैं। 3 कारण हैं इसके पीछे, जिस 3 कारणों के कारण ये जनसंघर्ष और आंदोलन होते हैं। पहला कारण क्या है, निरंकुश शासन से मुक्ति पाने के लिए। तो मैंने अभी कहा कि पहले राजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजा क्या करते थे, जनता के ऊपर अत्याचार करते थे, शासन जो है निरंकुश तरीके से करते थे, इनके ऊपर कोई अंकुश तो होता नहीं था, तो ये अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। तो इससे जनता मुक्ति पाने के लिए लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए राजा के खिलाफ संघर्ष करती है और राजतंत्र को उखाड़ फेंकती है। जितने भी देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ है वो वहाँ के शासक के अत्याचार के खिलाफ जनता के विद्रोह से ही लोकतंत्र आया है। चाहे आप फ्रांस की बात कर लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई, उसने वहाँ पर लोकतंत्र का रास्ता साफ किया। चाहे किसी देश का एग्जाम्पल आप लेकर देखेंगे, तो अगर वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ है तो इसका मतलब कि वहाँ आंदोलन से ही आया है। लोकतंत्र का विकास जो है वो आंदोलन से ही हुआ है, क्योंकि राजा हो जा तो ऐसे शक्ति अपना शासन छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जब जनता विद्रोह पे उतर आई तो राजा को हटा दिया, लोकतंत्र बन गया। क्योंकि लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन व्यवस्था, वर्तमान समय में विश्व का सबसे अच्छा शासन कौन माना जाता है, लोकतंत्र। तो आंदोलन क्यों होते हैं, जहाँ पर निरंकुश राजा हैं या निरंकुश शासन व्यवस्था है उससे जनता मुक्ति पाने के लिए आंदोलन करती है, या ये कह सकते हो कि वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आंदोलन होते हैं, जनसंघर्ष होते हैं। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, जहाँ पर लोकतंत्र है पहले से ही है वहाँ पर आंदोलन क्यों होंगे, तो वहाँ पर जनता जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए करती है। अब हर समूह की अपनी अपनी मांग है, तो उनकी मांग सरकार माने इसके लिए वो प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं और अपना आंदोलन चलाते हैं। और तीसरा क्या है, सरकार के गलत निर्णय के बदलवाने के लिए। तो लोकतंत्र में सरकार जो है हमेशा सही निर्णय ही नहीं लेती है, कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेती है, और जनता को लगता है कि यह निर्णय अगर गलत है तो इसको बदलवाना चाहिए, तो इस निर्णय को बदलवाने के लिए भी जनता आंदोलन करती है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके कारण जनसंघर्ष और आंदोलन होते हैं। अब आपका पाठ जो है वो शुरुआत जो है 2 देशों के आंदोलन से होता है, एक नेपाल के और एक बोलीविया के। तो हम शुरू करते हैं नेपाल की। पहले इस आंदोलनों को देख लेंगे, इसके बाद पाठ को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। अब आप यहाँ से ध्यान समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठाते हैं, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, लघु उत्तरीय सब में उठाते हैं। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। अगर लोकतंत्र का आंदोलन है तो इसका मतलब है कि वहाँ पहले राजतंत्र था। ठीक है, तो आप देखिए
2006 ईस्वी में नेपाल में आंदोलन शुरू होता है। जनता आंदोलन करती है। क्यों करती है? उसका उद्देश्य होता है कि लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया जाए, लोकतंत्र फिर से वहाँ स्थापित किया जाए। इसका मतलब पहले लोकतंत्र था वहाँ पर, लेकिन उस लोकतंत्र को हटा दिया गया। इसलिए जनता चाहती है कि लोकतंत्र यहाँ फिर से आए। तो इसको जानने के लिए कि आंदोलन 2006 में क्यों हुआ, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, थोड़ा इतिहास में चलते हैं। इतिहास क्या है? देखिए 1980 के पहले 1990, उस 80 छोड़िए, 1990 के पहले नेपाल में राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब राजा हुआ करते थे। तो जब विश्व के अन्य देशों में लोकतंत्र स्थापित हो गया, आपको किताब में मिलेगा कि नेपाल में तीसरी लहर में, ये वर्ड मिलेगा, तीसरी लहर में लोकतंत्र स्थापित हुआ। ये तीसरी लहर क्या होती है? पानी की एक बार लहर आई, कुछ लोग भीग गए। दूसरी लहर आई, जो बचे थे वो भीग गए। तीसरी लहर आई, जो और बचे थे वो भीग गए। ये तो पानी की बात हुई। लोकतंत्र की लहर, लोकतंत्र की पहली लहर वो होती है जो शुरुआत में जब लोकतंत्र आया, ये शासन का विचार आया, तो जिन देशों ने इसको अपना लिया, ये कहा जाता है कि लोकतंत्र की पहली लहर में ये लोग लोकतांत्रिक बन गए। जैसे आपको यूरोप की कंट्री हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये सब देश जो है लोकतंत्र के शुरुआत में ही अपना लिए थे। तो ये लोकतंत्र के पहले लहर के देश हैं। दूसरे लहर के देश वे कहलाते हैं जो 1950 के पहले, इधर जब लोग गुलामी से मुक्त पाने लगे, जैसे भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त पाया, इस तरह से विश्व में बहुत से देश, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, इन लोगों ने विश्व के अनेक देशों पर कब्जा कर रखा था। तो जब वो देश स्वतंत्र हुए, उन लोगों ने अपने यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन चलाया और इन देशों से मुक्ति पाई और अपने यहाँ लोकतंत्र स्थापित किया, तो उनको कहा जाता है लोकतंत्र के दूसरी लहर के देश। और लोकतंत्र का तीसरा लहर उनमें कहा जाता है जो 1950 ईस्वी के बाद लोकतंत्र स्थापित किया जिन देशों ने अपने यहाँ, उसे कहा जाता है लोकतंत्र का तीसरी लहर। तो ये यहाँ पर लोकतंत्र जो है नेपाल में 1990 में आया। 1990 में यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो इसलिए कहा जाता है कि ये लोकतंत्र के तीसरी लहर में यह देश लोकतांत्रिक हुआ। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब देखिए इस 1980 और 1990 से पहले जो है नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था। तो 1980 और 90 के बीच में वहाँ की जनता आंदोलन कर रही थी कि यहाँ पर भी लोकतंत्र स्थापित किया जाए, राजा की शक्तियों को कम किया जाए। तो ये आंदोलन चलते चलते जब 90 तक पहुँचा, तो उस समय वहाँ के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम सिंह थे। वीरेंद्र वीर विक्रम सिंह एक दूरदर्शी थे। इनको लग रहा था कि अगर हम जनता की मांग को नहीं मानेंगे तो जनता आंदोलन कर देगी। अब पता चला कि हमारा पत्ता साफ हो गया, जो राजा बने हुए हैं सब खत्म हो गया, तो राजशाही चली गई। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि 1990 के दशक में, 1990 आते आते जनता की मांग मान ली और वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित कर दिया। कहाँ पर? नेपाल में। कब? 1990 में। ये पहला आंदोलन था लोकतंत्र का नेपाल में, जो कि 1990 में आकर के सफल हुआ और लोकतंत्र स्थापित हो गया। लेकिन इस लोकतंत्र में हुआ क्या? ये लोकतंत्र जो था संवैधानिक, एक वर्ड आपको मिलेगा वहाँ पर, संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? यानी यहाँ अभी लोकतंत्र स्थापित हो गया लेकिन राजा बना रहा, लेकिन राजा नाम मात्र का था, यानी उसका केवल नाम था और कार्य करने वाली संस्था जो थी वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी। यानी वहाँ पर लोकतंत्र हो गया, जनता का शासन हो गया, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेज रही है और वही शासन कर रहे हैं, लेकिन राजा केवल नाम मात्र के लिए बना हुआ है। हाँ भाई, राजा बने हुए, आप यहाँ के राजा हैं, लेकिन शासन की शक्ति आपके हाथों में नहीं है। तो यहाँ ऐसी व्यवस्था होती है, उसे संवैधानिक लोकतंत्र कह सकते हो या संवैधानिक राजतंत्र कह सकते हो। ठीक है, राजा रहेगा लेकिन नाम मात्र का, और शासन की शक्ति जो है वो जनता के हाथों में होगी। तो यहाँ पर राजा वीरेंद्र वीर विक्रम ने यहाँ पर लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और जब स्वीकार कर लिया तो वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया। ये राजा बने रहे और जनता के हाथों में शक्ति आ गई, इसके चुने हुए लोग सरकार चलाने लगे, प्रधानमंत्री बन गए वहाँ पर। लेकिन एक घटना घट जाती है 2001 में। 2001 में होता क्या है बच्चों कि राजा वीरेंद्र वीर विक्रम की
पूरे परिवार सहित हत्या हो जाती है। जब इनकी हत्या हो जाती है तो इनके खानदान से बनते हैं राजा ज्ञानेंद्र सिंह। ये नए राजा बनते हैं 2001 में। वीरेंद्र वीर विक्रम का पूरा परिवार ही खत्म हो गया, तो अब राजा नए बनेंगे ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञानेंद्र सिंह जो थे वो बड़े महत्वाकांक्षी थे, मतलब इनका बड़ा ऊंचा ख्वाब था। ये सोचे कि हम राजा हैं तो हम नाम मात्र की क्यों रहें, पूरी शासन व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। जनता की चुनी हुई सरकार जो है ये हमको आदेश देगी, हम जनता की सरकार को हटा देंगे। ये मौके के तलाश में थे। 2001 में बनते हैं, 2001 से लेकर के 5 तक ये चुपचाप बैठे रहेंगे, केवल नाम मात्र के राजा बने रहते हैं। लेकिन उस बीच शासन की सत्ता जो है जनता के चुने हुए सरकार के हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में रहती है। लेकिन उस बीच जो है कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि जनता जो है थोड़ा महंगाई आती है वहाँ पर, और कुछ अन्य कारणों को लेकर के जनता से जो है वो सरकार से नाराज़ हो जाती है। तो जनता जब सरकार से नाराज़ हो जाती है तो इसका फ़ायदा उठाते हैं कौन? राजा ज्ञानेंद्र सिंह। निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता का, यानी जब जनता में प्रधानमंत्री की छवि खराब होती है, अलोकप्रिय सरकार हो जाती है, तो इसका फ़ायदा राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने उठाया। ये सोचे कि मौका बढ़िया है, जनता जो है सरकार के खिलाफ है, तो एक काम करो, सरकार को हटा दो, लोकतंत्र को ख़त्म करो और फिर से राजा बन जाओ, राजतंत्र लगा दो। इस सोचे जनता हमारा साथ देगी, लेकिन हो गया उल्टा। इन्होंने क्या किया, 2005 में राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दिया और संसद जो कि कानून बनाने वाली संस्था थी उसको भंग कर दिया। अब वहाँ पर राजतंत्र लागू हो गया 2005 से। ध्यान दीजिएगा, जब वहाँ पर राजतंत्र लागू हो गया तब इसका विरोध शुरू किया, और वहाँ की जो 7 राजनीतिक पार्टियाँ थीं, उन 7 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर के एक संगठन बनाया। कहा राजा के खिलाफ अकेले लड़ेंगे तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे, तो 7 पार्टियां मिल गई जो राजनीतिक दल थे, उसे कहा गया 7 पार्टी अलायंस। आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 7 पार्टी अलायंस क्या होता है? 7 दलीय गठबंधन, यानी 7 राजनीतिक दलों का ये एक गठबंधन था। इसको SPA के नाम से भी जानते हैं। S से 7, P से पार्टी, A से अलायंस, SPA। ठीक है, तो सप्तदलीय गठबंधन, ये 7 राजनीतिक दलों ने गठबंधन कर लिया और राजा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए, जब आंदोलन शुरू हुआ तो इस 7 दलों ने, गठबंधन ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन बाद में इसमें और लोग जुड़ते चले गए। कौन कौन लोग जुड़े? माओवादी। ध्यान दीजिएगा, माओवादी ये उग्रवादी संगठन था वहाँ का। माओवादी इसके पहले हथियार लेकर के सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि इनकी कुछ मांग थी जो कि वो चाहते थे कि शासन व्यवस्था हमारे हिसाब से चले, हम जैसा शासन चाहते हैं उस प्रकार का शासन हो। इसके लिए ये सरकार के खिलाफ, यानी जो प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ ये लोग शस्त्र लेकर संघर्ष कर रहे थे माओवादी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि लोकतंत्र हटा करके राजतंत्र लग गया तो इनको भी ये अच्छा नहीं लगा। ये लोग इन 7 पार्टियों के समर्थन में आ गए, कहे हम भी आपका साथ देंगे। इसके बाद मजदूरों का जो संगठन था, शिक्षकों का संगठन था, वकीलों का संगठन था, जितने मानवाधिकार थे संगठन थे, यानी सब छात्र संगठन थे, सारे संगठनों ने मिल करके इस पार्टी का साथ दिया। सब एक हो गए, क्योंकि उन लोगों को लगा कि लोकतंत्र भले ही खराब शासन, मतलब प्रधानमंत्री भले ही खराब था हमारा, लेकिन राजतंत्र से तो बढ़िया शासन व्यवस्था थी, इसलिए राजतंत्र फिर आ गया, ये बहुत गलत हुआ। तो सबको लगा कि यार बहुत गलत हो गया, तो इसलिए इसको हटाओ, किसी तरह राजा को हटाओ, नहीं तो ये फिर बाद में हमारे ऊपर निरंकुश शासन करेगा। तो इसलिए सब लोग एक हो जाते हैं, और एक होने के बाद ये 7 पार्टी अलायंस बना था। इसने काठमांडू में 4 दिन की हड़ताल करती है, 4 दिन की हड़ताल का आयोजन किया जाता है, और पूरा काठमांडू नेपाल की राजधानी है, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद जब 4 दिन बीत जाता है तो ये हड़ताल को अनिश्चितकालीन के लिए कर देते हैं। कहा जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन राजा के ऊपर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने उल्टे क्या किया, इनको दबाने के लिए सेना लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया पूरे क्षेत्र में कि जो भी आंदोलन करेगा गोली मार दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिदिन लाखों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के, राजा के खिलाफ, सरकार छोड़िए राजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते थे। अब जब लाखों की भीड़ आती थी तो सेना असहाय, क्या करे, लाखों लोग को मार डालेंगे, नहीं मार पाएंगे, तो सेना एकदम असहाय हो गई।
उसके बाद 21 अप्रैल के दिन तो हद हो गया, काठमांडू की सड़कों पर 3 से लेकर 5 लाख लोग सड़क पर उतर आए। और 21 अप्रैल के दिन इन लोगों ने, ये सारी पार्टियां जो मिली हुई थी, इन लोगों ने राजा को अल्टीमेट दे दिया, कहा 24 तारीख तक का समय दे रहे हैं आपको, 24 अप्रैल तक। 24 अप्रैल तक के हमारी 3 मांगे थी उनकी, क्या कि संसद को फिर से बहाल कर दिया जाए जो भंग किया गया, सर्वदलीय सरकार, जितने 7 दल मिले हुए हैं सब दलों की मिलीजुली एक सरकार बनाई जाए, और एक नया संविधान बने, संविधान सभा का निर्माण हो जो नेपाल के लिए एक नए संविधान का निर्माण करे। अब ये कहा गया कि 24 अप्रैल तक अगर हमारी तीन मांगों को आप मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम विस्तृत रूप से आंदोलन करेंगे। अब जब 5 से लेकर 5 लाख लोग वहाँ इकट्ठा हो गए तो ऐसे में सेना भी कुछ नहीं कर पाई और राजा भी डर गया। 24 अप्रैल आते आते राजा ने इन संगठनों की सभी मांगों को मान लिया जो मुख्य मांग थी। संसद को बहाल कर दिया जाता है, वहाँ सर्वदलीय सरकार बनती है, सब दलों ने मिलकर के गिरिजा प्रसाद कोइराला को अपना नेता चुना और गिरिजा प्रसाद कोइराला जो है वहाँ पर क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये गिरिजा प्रसाद कोइराला वहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये मांग भी मान ली गई, सर्वदलीय सरकार बन गया, संसद बहाल हो गई। अब संसद देश हित में कानून बनाने लगी और संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया जो देश के लिए संविधान बनाए। और 2015 में माओवादी और वहाँ के जो राजनीतिक दल थे इनमें भी समझौता हो गया कि चलो हम लोग मिलकर के शासन चलाएंगे। वहाँ संविधान सभा में सब लोग भाग लिए, एक संविधान का निर्माण किए और 2015 में वहाँ पर संविधान लागू हो गया और राजा की शक्तियों को एकदम ख़त्म कर दिया गया। राजतंत्र पूरी तरह से वहाँ ख़त्म हो गया। अब वहाँ पर पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो यह जो था 2006 का जो ये आंदोलन था, यह आंदोलन नेपाल में दूसरा लोकतांत्रिक आंदोलन कहा जाता है। दूसरा लोकतांत्रिक, पहला लोकतांत्रिक आंदोलन 1980 और 90 के बीच चला था, जब 1990 में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। फिर ये लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया 2005 में। फिर वहाँ लोकतंत्र के लिए 2006 में जो हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन। ठीक है, देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। नेपाल में लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन मतलब 2006 का आंदोलन, पहला आंदोलन 2080-90 का आंदोलन। लेकिन अगर ये कहा जाए कि तीसरी लहर में लोकतांत्रिक देश बना, तो तीसरी लहर का मतलब ये पूरे विश्व की बात कर रहा है कि पूरे विश्व में कुछ देश पहली लहर में लोकतांत्रिक देश बने, कुछ देश दूसरी लहर में बने और नेपाल जो है तीसरी लहर में बना। अभी भी विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं और वो जब स्वतंत्र होंगे तो वो चौथी लहर में स्वतंत्र हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि नेपाल में किस तरह से लोकतंत्र के स्थापित करने के लिए आंदोलन चला और सफल आंदोलन चला, जिसमें राजा की अंततः पराजय हुई और लोकतंत्र और जनता की जीत हुई। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बोलीविया का जल युद्ध ये 2000 में हुआ था। बोलीविया जो है वो लैटिन अमेरिका का एक निर्धन देश है। बोर्ड पर आपको एक ग्लोब दिखाई दे रहा होगा। इस ग्लोब में आप देखिए हरे रंग से जो क्षेत्र रंगा हुआ है और वो एक नीले रंग से क्षेत्र रंगा हुआ है। तो ये 2 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। जो नीले रंग से रंगा गया है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और जो हरे रंग से रंगा गया है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का यानी पूरा हरा वाला क्षेत्र जितना है वो मिला लीजिए। मैक्सिको लिखा होगा, मैक्सिको को मिला लीजिए। इसके बाद मध्य अमेरिका यानी मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका के बीच का जो क्षेत्र है वो मध्य अमेरिका, और बीच में आप दिखाई दे रहा होगा कैरेबियान देश। ये वेस्ट इंडीज जैसे देश हैं जो कि छोटे छोटे द्वीप वहाँ पर हैं। तो इन सभी देशों को मिला करके क्या बनता है, लैटिन अमेरिका बनता है। तो लैटिन अमेरिका इनको इसलिए कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या है कि अधिकांश भाषाओं का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, वैसे वहाँ पर लैटिन जो है एक भाषा थी जो रोमवासी लोग बोला करते थे। और यूरोप के अधिकांश भाषाएँ चाहे वो स्पेनी हो, पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, इन सब का विकास लैटिन भाषा से ही हुआ है। तो 16वीं शताब्दी में इस भाषा के बोलने वाले, जो लैटिन भाषा के बोलने वाले थे, ये लोग जाकर के दक्षिणी अमेरिका में कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर के बस जाते हैं। और जब बस जाते हैं तो चूँकि ये लैटिन भाषा को बोलते हैं इसलिए इस क्षेत्र को हम लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो ये लैटिन अमेरिका में एक मैप आप और देखिए,
एक मैप और दिख रहा है, तो इस लैटिन अमेरिका में एक देश है बोलीविया, आपको मैप में दिखाई दे रहा है। इसी बोलीविया का कहानी है जहाँ पर जल के लिए जनता ने संघर्ष किया था, पानी के लिए लोगों ने आंदोलन किया था, तो वही उसी को हम बोलीविया का जल युद्ध कहते हैं। तो क्या कहानी थी हम देखते हैं। यहाँ पर जो है बोलीविया में पानी की सप्लाई पहले जो है नगर पालिका द्वारा होती थी, यानी नगर पालिका का मतलब सरकार के द्वारा होती थी, और कम कीमत पर लोगों को पानी दी जाती थी क्योंकि सरकार का नियंत्रण था। अब विश्व बैंक ने बोलीविया पर यह दबाव डाला, बोलीविया देश है, इसके ऊपर विश्व बैंक क्या होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो गरीब देशों को पैसे मुहैया कराती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शर्त भी रख देती है पैसे देने के साथ साथ। तो उसने बोलीविया को भी कुछ पैसे दिए थे इसका विकास करने के लिए, तो और इसने शर्त रख दिया बोलीविया के सामने कि आप नगर पालिका के द्वारा जो शहर में पानी सप्लाई करते हो और इसका पैसा आपको बहुत कम मिलता है, इसको आप वहाँ से अपना नियंत्रण हटा लीजिए, इसको आप प्राइवेट कंपनियों को दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको पैसा मिलेगा और आप अपना विकास कर पाओगे। तो विश्व बैंक ने दबाव डाला बोलीविया के ऊपर, देश के ऊपर। तो बोलीविया ने विश्व बैंक, अब चूंकि पैसा लिए हैं, कर्ज लिए हैं, अब नहीं लेंगे, बात मानेंगे तो कर्ज नहीं मिलेगा, तो इसलिए बोलीविया ने क्या किया कि पानी की सप्लाई से अपना नियंत्रण हटा लिया। उसने कहा कि चलो ठीक है, प्राइवेट कर देते हैं, सरकारी हटाओ प्राइवेट लाओ। जैसे आज देखिए चल रहा है प्राइवेटकरण का, इसको बेचो उसको बेचो। तो उस समय इसने क्या किया कि नगर पालिका से जो पानी वाला सप्लाई होता था उस पर से अपना नियंत्रण हटा लिया और वहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, जो प्राइवेट कंपनियाँ थी, उनको पानी सप्लाई करने का अधिकार दे दिया। तो ये कहानी जो है वो कोचबम्बा शहर की है। कहाँ की है? बोलीविया के कोचबम्बा शहर की। यहाँ पर जो पहले जल की आपूर्ति जो है वो नगर पालिका द्वारा होती थी, इसको सरकार ने बेच करके दे दिया बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो हैं उस क्षेत्र में जितनी पानी थी, ज़मीन के नीचे हो चाहे जहाँ भी हो, सब पर इनका अधिकार हो गया। अब ये जो पानी सप्लाई करते थे कहते थे कि भाई पानी हमसे खरीदना पड़ेगा, अब आपको जितनी पानी जो लेगा उतना पैसा देगा। और इन लोगों ने क्या किया, कंपनी ने पानी का दाम 4 गुना बढ़ा दिया। अब ये तो प्राइवेट कंपनी है, इनको तो चाहिए फ़ायदा, जनता मरे चाहे ना मरे उससे उनको मतलब नहीं है, तो इन्होंने 4 गुना बढ़ा दिया। अब वहाँ की जनता गरीब देश, गरीब जनता जो 5,000 रुपये महीना कमा रहा है, अब वो 1,000 रुपये पानी का बिल ही देने लगे। तो 4,000 रुपये में वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, अपनी ज़रूरत पूरा करेगा, स्वास्थ्य देखेगा, कुछ नहीं होगा। तो बड़ी समस्या हो गई। जहाँ पानी का खर्चा 150-200 रुपये था, वहाँ 1,000 रुपये खर्चा होने लगा। तो ऐसे में जनता भड़क उठी, तो जनता ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इसको किसी ने भड़काया नहीं, जनता अपने आप, उसने देखा कि ये स्थिति बड़ी ख़राब है, इतना महंगाई में तो पानी हम पी चुके, हम नहा चुके हैं। तो इसके बाद उसने क्या किया कि आंदोलन शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ। अब इस आंदोलन जब शुरू हो गया तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है, वहाँ एक संस्था थी फेडेकोर। ये ध्यान देना, बहुत पूछता है कि बोलीविया के जल युद्ध का नेतृत्व किसने किया? फेडेकोर ने। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन ने नेतृत्व किया था, लेकिन यहाँ पर फेडेकोर नामक संस्था ने नहीं किया। और इस फेडेकोर नामक संस्था में पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर थे, पर्यावरणविद, जो यानी पर्यावरण के बहुत बड़े जानकार होते थे, ऐसे लोग इससे जुड़े हुए थे। इसके साथ जब ये आंदोलन संस्था का नेतृत्व, मतलब इसका आंदोलन का नेतृत्व करने लगी ये संस्था, तो इसके साथ अन्य संगठन भी जुड़ गए। जैसे आपने नेपाल में देखा था, श्रमिक संगठन, मानवाधिकार संगठन, छात्र संगठन, किसान संगठन, बेघर बच्चे जो लोग वगैरह थे जिनको पानी की बहुत ज़रूरत थी, ऐसे लोग इनमें जुड़ गए। तो अब यानी पूरी जनता जो है इसके खिलाफ आंदोलन कर दी। बाद में आगे चल कर के इसमें वहाँ की जो विपक्षी राजनीतिक पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी, इसने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। यानी बहुत बड़ा आंदोलन बन के उभर गया। जनवरी 2000 में आंदोलन शुरू हुआ। अब यहीं से देखिए, 4 दिन की हड़ताल हुई, सरकार कही आइए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत हुआ आंदोलनकारियों में, सरकार में, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, बस खत्म आंदोलन। इसके बाद जब सरकार से वार्ता फेल हो गया तो आंदोलनकारियों को लगा कि ये तो हमारे साथ छल हुआ। फिर फरवरी में इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया, तो इस बार पुलिस लगा दी सरकार ने और डंडे से खूब पिटवाई। अब आंदोलनकारी बेचारे बेबस फिर भाग गए। फिर कुछ 2 महीने शांत रहा, फिर अप्रैल 2000 में हड़ताल फिर हुई। जनता ने इस बार कहा कि चलो करो या मरो, आपकी बार पानी के लिए मर ही जाएंगे, लेकिन ये पानी की
जो है अपना हम हक लेके रहेंगे। जनता इस बार पूरे एकदम जोश के साथ हड़ताल पे चली गई। सरकार ने पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ मतलब सेना लगा दी, लेकिन जनता पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। यह परिणाम निकला कि जनता की जब नहीं मानी, वो आगे बढ़ने लगी, तो जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारी थे जान बचा के भागे, कहे जान बची तो लाखे पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। तो बेचारे छोड़ छाड़ के अपना घर कंपनी उम्पनी भागे, भैया अपना संभालिए, जनता अब यहाँ हमको मार डालेगी। तो जब कर्मचारी छोड़ के भाग गए और सरकार को भी ये लगा कि ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, तो अंततः सरकार झुक जाती है, आंदोलनकारियों की बात मान ली जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जो करार होता है, समझौता होता है, वो रद्द हो जाता है और वहाँ पुरानी व्यवस्था पुनः लागू हो जाती है, यानी वहाँ पर पानी की सप्लाई फिर से नगर पालिका के द्वारा होने लगती है। तो यह जो था, इस युद्ध को, इस आंदोलन को इतिहास में बोलिविया का जल युद्ध के नाम से हम जानते हैं, जहाँ जनता ने पानी के लिए सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, अपने ही देश की सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं कि नेपाल और बोलिविया के आंदोलन में क्या समानताएं और असमानताएं थी। हमने आपको दोनों जगह के आंदोलन के बारे में बता दिया, नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन और बोलिविया का जल युद्ध। अब देखो दोनों आंदोलनों में आप बारीकी से समझिए, दोनों आंदोलनों में क्या समानताएं थी और दोनों में क्या अंतर था। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताइए दोनों आंदोलन में क्या समानता थी या दोनों में क्या असमानता थी या क्या अंतर था। तो देखिए नेपाल और बोलिविया के आंदोलन में क्या समानता थी, तो दोनों में समानता सबसे बड़ी ये थी कि दोनों आंदोलनों में जनता ने बड़े पैमाने पर भाग लिया, बड़े पैमाने पर जनता एकजुट हुई और इसी जनता की एकजुटता के कारण ही यह आंदोलन अपने परिणाम तक पहुंच सका। अगर जनता इतने व्यापक पैमाने पर एकजुट न हुई होती तो न तो राजतंत्र वहां से हट पाता नेपाल से और न ही सरकार बोलिविया की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अपना करार रद्द करती। तो दोनों में क्या हुआ, आपने देखा दोनों में जनता ने बड़े पैमाने पर आंदोलन में भाग लिया, पहली समानता। दूसरी थी कि दोनों घटनाओं में राजनीतिक दलों की भूमिका भी निर्णायक रही। आपने देखा कि नेपाल में 7 राजनीतिक दलों का गठबंधन बना, जिसे सप्तदलीय गठबंधन कहते हैं, और बोलिविया में सोशलिस्ट पार्टी जो कि विपक्षी पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी थी, उसने भी आंदोलन में भाग लिया। तो दोनों घटनाओं में राजनीतिक दलों ने, यानी जब भी ऐसे आंदोलन होते हैं तो उसमें राजनीतिक दल भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ये दोनों घटनाओं में समानता थी। अगला है, दोनों में राजनीतिक दलों के साथ साथ अन्य संगठनों की भी भागीदारी रही। दोनों में आपने देखा कि राजनीतिक दल की तो भाग लिए ही, इसके साथ साथ अन्य संगठन भी, मजदूर संगठन, किसान संगठन, छात्र संगठन, मानवाधिकार संगठन, इन संगठनों ने भी इसमें भाग लिया। तो आपने देखा कि ये 3 समानताएं थी। दोनों में जनता ने बड़े पैमाने पर भाग लिया, दोनों घटनाओं में राजनीतिक दलों की भूमिका निर्णायक रही और दोनों में राजनीतिक दलों के साथ साथ अन्य संगठनों में भागीदारी की। अब इसमें कुछ असमानताएं भी थी। देखिए नेपाल का जो आंदोलन चला, उसका मुख्य उद्देश्य नेपाल से राजतंत्र को हटाकर नेपाल में फिर से लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलिविया के आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो सरकार से अपनी मांगों को मनवाना था। ये दोनों में पहला अंतर। दूसरा अंतर, नेपाल में आंदोलन राजतंत्र के विरुद्ध था, यानी राजा को हटाना था, वहाँ राजतंत्र हटा करके लोकतंत्र स्थापित करना था, जबकि बोलिविया में सरकार को हटाना उद्देश्य नहीं था। ये सरकार की एक नीति के खिलाफ ये आंदोलन था कि ये केवल पानी वाला जो करार था उसको हटा ले, बाकी हमको सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। तो ये दोनों में अंतर रहा। अब एक चीज़ और देखिए, दोनों घटनाओं से आपने जो दोनों पढ़ा, बोलिविया का और इसका नेपाल का, इन दोनों घटनाओं से क्या निष्कर्ष निकलते हैं आपने देखा। इससे 3 निष्कर्ष आपको निकल के सामने आएंगे कि लोकतंत्र का विकास जो है वो जन संघर्ष के माध्यम से ही होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जिन जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ है वहाँ पहले राजतंत्र थे, तो वहाँ लोकतंत्र हुआ तो वो जनसंघर्ष के माध्यम से ही आया है। तो जहाँ भी लोकतंत्र का विकास हुआ है वो जनसंघर्ष के माध्यम से ही होता है। ये निष्कर्ष निकल के सामने आया। चाहे आप बोलिविया का उदाहरण ले लीजिए, लोकतंत्र था,
लेकिन वहाँ पर सरकार ने गलत नीति लगाई, जिससे जनता को नुकसान हुआ, जनता विरुद्ध हो गई, सरकार को नीति वापस लेनी पड़ी। यानी लोकतंत्र जो है बोलीविया में जन आंदोलन के द्वारा मजबूत हुआ, कमज़ोर नहीं हुआ। और नेपाल में तो राजतंत्र को हटा ही दिया गया। तो यानी कि लोकतंत्र का विकास जो है हमेशा होता रहता है और जनसंघर्ष के माध्यम से ही होता है। दूसरा है लोकतांत्रिक संघर्ष, जो आंदोलन होते हैं इसका समाधान जनता की व्यापक एकजुटता से ही होता है। यानी जब तक जनता पूरी एकजुट होकर के भाग नहीं लेगी लोकतंत्र में, आंदोलन में, तब तक उसका समाधान निकलने वाला नहीं है। नेपाल में 10 लोग जाते या 10 एक पार्टी आंदोलन करती तो राजा जो है सेना से उनको मरवा पिटवा के फेंकवा दिया होता है। 2 लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह करने जाओगे, डंडा पुलिस मार मार के पीट के बहा देगी। लेकिन जब भीड़ इकट्ठा होगी, पूरी जनता सड़क पर उतर जाएगी, तो उस समय सरकार कुछ नहीं कर सकती, जैसा कि आपने नेपाल में और बोलीविया में देखा। तो कहने का मतलब संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक एकजुटता से होता है। तीसरा है ऐसे संघर्ष और एकजुट होने वालों का आधार राजनीतिक संगठन अथवा अन्य सामाजिक संगठन होते हैं। कह रहे हैं कि ये कहने का मतलब ये है कि जो जनता इकट्ठा होती है इसका आधार कभी कभी राजनीतिक संगठन होते हैं, राजनीतिक संगठनों के आह्वान पर जनता इकट्ठा होती है, और कभी कभी स्वयं हो जाती है या अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से हो जाती है। जैसे आपने नेपाल में देखा 7 दलों ने गठबंधन बना लिया और उनके साथ जनता जुड़ गई। और बोलीविया में आपने देखा कि यहाँ पर राजनीतिक दल ने नेतृत्व नहीं किया, नेपाल में राजनीतिक दल ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन यहाँ पर बोलीविया में फेडेकोर्स नामक संस्था ने नेतृत्व किया था, जो कि एक सामाजिक संस्था थी, वो राजनीतिक संस्था नहीं थी। तो कभी कभी राजनीतिक दलों के द्वारा ये आंदोलन हो जाते हैं और कभी कभी सामाजिक संगठनों के माध्यम से हो जाते हैं, और कभी कभी जनता स्वयं अकेले ही उतर जाती है सड़कों पर, अब बाद में संगठन उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ इस तरह से दोनों घटनाओं से हमको यही निष्कर्ष निकल के सामने आता है। तो बच्चों, इसी के साथ यह वीडियो यहाँ समाप्त हो रहा है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यह वीडियो यहाँ समाप्त हो रहा है, अभी टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रह गए हैं जिसका डिस्कस हम लोग आगे अगली वीडियो में करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए यह वीडियो को यहीं समाप्त किया जा रहा है। और बाकी जो शेष बचे हुए इसके टॉपिक हैं, दबाव समूह है, उनका राजनीतिक दलों से क्या अंतर होता है, दबाव समूह सत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोग जनसंघर्ष और आंदोलन पार्ट 2 के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं जनसंघर्ष और आंदोलन के पार्ट 2 के वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।